नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 14 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीज फायर में अब जितनी चीजें आसानी के साथ होती चली जा रही, क्या वास्तविकता में उतनी चीजें आसानी से होंगी? क्या फर्स्ट फेज का जो डील है अगर इतनी आसानी से हो रहा है तो कुछ सेकेंड फेज जो होना है उसमें क्या इजराइल कोई पेच अड़ाएगा और उसमें क्या ट्रंप का कोई बड़ा खेल है? इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने एक बड़ा बयान दिया है इस समय इजराइल को लेकर। तो ये बड़ा बयान क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई सारे ऐसे अहम डेवलपमेंट निकल के सामने आई हैं जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आज की खबरें कितनी ज़्यादा अहम है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं? इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं? हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपका जो कमेंट होता है जब हम पढ़ते हैं, जैसे आपने लिखा फिलिस्तीन, हमने पढ़ा फिलिस्तीन, या फिर आपने कमेंट किया कि फिलिस्तीन आज़ाद हो जाए, हमने भी पढ़ लिया कि फिलिस्तीन आज़ाद हो जाए, तो ये चीज़ें आपने कमेंट की, वहाँ से एक दुआ हो गई। दूसरी तरफ आपने जब कमेंट किया और उस कमेंट को हमने पढ़ा तो हमारे मुंह से एक बार दुआ हो गई। तो कहीं ना कहीं दुआओं में बड़ी ताकत होती है। तो इस वजह से आप कमेंट करते रहें, भले ही आपको उसका सामने से कोई फायदा दिखे ना दिखे। आप भारत में बैठ के फिलिस्तीन, गजा के लिए कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम कमेंट जरूर करते रहें। बहरहाल मेरा मानना तो यही है, बाकी आपकी मर्जी। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहले जो खबर निकल के सामने आई है वो सीज फायर और हॉस्टेजेस की डील को लेके है। आप चाहे जिस चैनल को खोल के इस टाइम देख लें, हर चैनल पे आपको एक ही बात सुनने और समझने को मिलेगी कि हॉस्टेजेस की डील हो चुकी है। जितने बंधक इजराइल के थे वो हमास द्वारा आज़ाद कर दिए गए हैं। 13-14 अलग अलग जगहों पे सुबह 6 बजे से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था। पहले हमास ने जितने भी जिंदा लोग थे उनको छोड़ दिया, उसके बाद फिर अब ताबूत की तैयारी हो रही है और जितने मुर्दा बंधक हैं उनको भी छोड़ने का काम हमास कर रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि इजराइल ने भी लगभग 1900 कुछ लोगों को छोड़ दिया। दोनों ही पार्टियों में खुशी का माहौल है। हमास ने जिन लोगों को छोड़ा जब वो अपने घर पे गए, उन घर वालों के आंखों में आंसू थे। वो तमाम लोग ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो भाई है, हमारा जो शौहर है, हमारा जो बेटा है वो आज़ाद होके आ गया। ईश्वर ना करे कि दोबारा उसको ऐसी किसी जगह पे फंसना पड़े। इधर जो फिलिस्तीनी थे जब वो अपने माँ बाप से मिले, अपने भाई बहन से मिले, अपने वालिद वालिदैन से मिले, तो वो भी उसी हिसाब से शुक्रगुजार थे ऊपर वाले का कि मौत के मुंह से जिंदा वापस आ गए। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब इसमें 2-3 बड़ी अपडेट आई, वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ चीज़ें आप समझिए। पिछली बार भी सेम चीज़ें हुई थी। पिछली बार जनवरी महीने में भी सेम तरीके से इजराइल ने कुछ फिलिस्तीनियों को छोड़ा था, हमास ने कुछ इजराइलियों को छोड़ा था। उसके बाद फिर वहाँ से आरोप प्रत्यारोप चालू हुए। पहले कुछ फिलिस्तीनी ऐसे थे जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उसके बाद हॉस्पिटल में उनकी मौत भी हो गई। इसके बाद कुछ इजरायली थे जिनको हॉस्पिटल की तरफ लेके जाना पड़ा, उनकी भी कुछ तबीयत ख़राब थी। और इसी के बाद मन में एक मनमुटाव हुआ और फिर इजराइल ने बहुत ही बेहूदगी के साथ उन लोगों को वापस पकड़ लिया जिसको उन्होंने आज़ाद किया था। इसके बाद फिर कहा गया कि जो हमास है वो हथियार छोड़े। इसके बाद हमास ने कहा हथियार नहीं छोड़ेंगे और फिर से जंग शुरू हो गई। सेम चीज़ इस बार भी है। हालांकि इस बार थोड़ा सा प्रोपोगेंडा, थोड़ा सा ड्रामा ज़्यादा है, लेकिन सेम चीज़ हुई कि पहले अलग अलग फेज बनाए गए। पहले फेज में बंदूकों को आज़ाद किया गया। सेकंड फेज में हमास के हथियार छोड़ने को लेकर बातचीत होगी। हमास कहीं से भी एग्री नहीं करेगा और नेतन्याहू का सीधा एक बयान है, पूरे इजराइल की आवाम का साफ तौर पे कहा जाए तो एक बयान है कि जब तक हमास के हाथों में हथियार है तब तक शांति नहीं हो सकती। इस वजह से हमास को हथियार छोड़ना पड़ेगा। ये इजरायली खून में ही शामिल है और यहूदी इस बात को बोलते रहेंगे। इस वजह से आप इस बात को कंफर्म जान लीजिए कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इस जंग को शुरू करने की कोशिश की जाएगी। खैर, इतनी चीज़ें इधर चल ही रही हैं। अगली खबर आप सुनिए। अगली खबर से आपको बहुत कुछ और क्लियर हो जाएगा। जिस हिसाब से नेतन्याहू की बेइज्जती हो रही है, जिस हिसाब से नेतन्याहू की बेहुरमती हो रही है, जिस हिसाब से ट्रंप को जलील किया गया है इजराइल के अंदर, उस चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम चैनल वाले आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ हुआ क्या। ट्रंप भाई साहब इस समय दोनों हाथों से वाहवाही लूटने में लगे हैं। ट्रंप भाई साहब सबसे पहले कूद के आते हैं तेल अवीव। वहाँ पे उन्होंने बयान दिया कि भाई मैंने करवा दिया आज़ाद। मुझे देखो, नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन मैं ही एक ऐसा बंदा था जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना था। मैं ही तो हूँ जिसने सारी चीज़ें सही करवा दी। इसके बाद इन्होंने ये तमाम बयान तेल अवीव में दिए।
ट्रंप के इतना बोलने से पहले ही जो इजराइल की सरकार उसने रेड कारपेट बिछा के डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया। रेड कारपेट बिछा के डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के बाद बाकायदा उनको पूरे इजराइल का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जिसे कहा जाता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑरा, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑरा पूरे इजराइल का सबसे बड़ा सम्मान है। जैसे भारत में भारत रत्न मिलता है, उसी हिसाब से इजराइल में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑरा मिलता है। और इस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑरा से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया और पूरी जो सरकार है उसने कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप जैसा कोई नहीं है। ट्रंप है तो इजरायली बंधक वापस आए, ट्रंप है तो गाजा की जंग रुकी, ट्रंप ने ही सब कुछ करा दिया। और इतनी तमाम बातें जब डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोली गई तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम खुश। लेकिन इसी बीच दो सांसद निकल के सामने आए और इन दोनों सांसदों ने जो कुछ किया उसको जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद ताज्जुब में पड़ जाएंगे। दरअसल इतना सब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहुंच जाते हैं इजराइल की पार्लियामेंट में और इजराइल की पार्लियामेंट में बाकायदा ये बयान देते हैं। इन्होंने लगभग 50-60 मिनट तक बयान दिया कि मैंने ही जंग रुकवाई, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इसी दौरान दो सांसद खड़े हुए, एक का नाम था आदिफ और दूसरे का नाम था ओफर। आदिफ और ओफर दोनों सांसद खड़े हुए और दोनों ने एक बात बोली। पहले सांसद ने कहा कि तुमने इतना आज़ाद करवाया वो तो ठीक है, लेकिन एक बात जरा समझा दो कि ये नरसंहार करवाया किसने था। भाई ये कहावत है, और कहावत क्या है, हो सकता है आपने सुना हो, ना सुना हो तो आपको बता देता हूं कि एक तरफ हम हैं जो ताल्लुक को निभाने में लगे हैं, एक तरफ वो हैं जो हमसे दामन छुड़ाने में लगे हैं। और मालूम करो हाथ कहीं इन्हीं का तो नहीं था, आज जो लोग आग बुझाने में लगे हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब इतना सगुफा छोड़ रहे थे कि जंग हमने रुकवाई, कहीं ऐसा तो नहीं था डोनाल्ड ट्रंप ने ही आग लगवाई थी जंग की। इसी बात को लेके आदिफ और ओफर ने बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को जलील करते हुए कहा कि तुम ही तो थे जिसने इतना जेनोसाइड करवाया, इतना नरसंहार करवाया, और साथ ही नेतन्याहू की कुर्सी छोड़ने की बात तक कर दी। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि तुम ही हो जो पूरे किए कराए के मास्टरमाइंड हो, आज कहाँ यहाँ बहुत सिंपैथी गेन कर रहे हो। इतना जब सब कुछ हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल किया, कहा कि यह खबर बाहर ना आए, लेकिन धीरे धीरे करके एक दो खुफिया नेटवर्क के माध्यम से ये खबर बाहर आई है। मैं भी आपको 2-4 दिनों में इस खबर के बारे में पता चलेगा कि इजराइल के संसद भवन में ही इजराइल के सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को घेर के कहा कि तुमने ही तो इतना बवाल करवाया, तुम आज क्यों हमसे सिंपैथी की उम्मीद रखते हो। इतना सब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप वहां से रवाना होते हैं। इसके बाद ये तमाम लोग इजिप्त जाते हैं। इजिप्त में जाने के बाद बाकायदा साइन होना है किस चीज को लेके, इस मुद्दे को लेके कि गाजा में क्या होगा, कैसे गाजा को रिबिल्ड किया जाएगा, कैसे डेवलप किया जाएगा। अब सबसे ताजुब की बात आप सुनिए, गाजा के मुस्तकबिल की बात होनी है। बातचीत में ना ही हमास को बुलाया गया, ना ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बुलाया गया। अब आप ताजुब की बात सुनिए, नहीं बुलवाया गया। अब तुर्की के एर्दोगान को बुलाया गया। तुर्की के एर्दोगान भाई साहब वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद इनका जो जहाज़ है वो लाल सागर का चक्कर काटता रहता तब तक जब तक मीटिंग शुरू नहीं हो गई। जब मीटिंग शुरू हो गई तब जाके इनका जहाज़ लैंड करता है। लैंड करके फिर ये फ़ोन करते हैं, पता करते हैं कि क्या नेतन्याहू आया है कि नहीं आया। जब तुर्की के जो एर्दोगान साहब हैं वो कंफर्म कर लेते हैं कि नेतन्याहू नहीं आया है, इसी के जस्ट बाद वो मीटिंग में शामिल होते हैं। यानी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का साफ तौर पे कहना है कि ऐसी कोई भी मीटिंग जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू होगा, ऐसा कोई भी मंच जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू खड़ा होगा, ऐसे किसी मंच पे हम बातचीत तक नहीं करेंगे, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई नाराज रहे। अब ये बयान इतना बोल्ड है कि इससे भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ जाएगी। कैसे? बहुत सारे एक्सपर्ट ने एक कयास लगाया था कि जब से कतर पे हमला हुआ है तो अगला नंबर तुर्की का ही है, और इधर तुर्की ने भी आज एक तरह से झगड़ा मोल ले लिया, तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की शांति फिर से एक बार डिस्टर्ब होगी। इस बात को आप लिखित ले लीजिए। बहरहाल शांति के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। इजिप्त में जो कुछ चल रहा है वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट के माध्यम से मिल ही रहा है, लेकिन इधर 2-3 बड़ी अपडेट हैं और ये 2-3 बड़ी अपडेट जाननी चाहिए, चूँकि मिडिल ईस्ट की लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन इधर अपने साइड भी लड़ाई शुरू हो गई है। कैसे? सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर टीएलपी ने बवाल मचा रखा है। रिपोर्ट से दावा कर रही है कि अब तक 250 से 300 लोगों के मरने की खबर है। 250-300 लोग पाकिस्तान में मारे गए हैं। पंजाब में गोलियां चली हैं, अलग अलग जगहों पे गोलियां चली हैं। बाकायदा प्रोटेस्ट हो रहा है। गाजा में जो कुछ सीज फायर की डील हुई उसको लेके अमेरिका के एम्बेसी के सामने लोग जाना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तान की पुलिस है, पाकिस्तान की जो सरकार है, अमेरिका की एम्बेसी की हिफाजत करने में लगी हुई है, अपने ही आवाम के लोगों को गोलियों से भून रही है, और 250 से 300 लोग मारे गए हैं। ये पाकिस्तान के अंदर की खबर है।
खैर, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर चली रही है। इसी दौरान अफगानिस्तान से जो कुछ हुआ वो पिछले 2 दिनों से लगातार मैं आपको बता भी रहा हूँ कि अफगानिस्तान से लड़ाई जंग जो भी आप कह लें एक्सलरेट हुई। 58 लोग पाकिस्तान के मारे गए। हालांकि पाकिस्तान का अपना क्लेम है कि भाई हमारे केवल 23 लोग मारे गए, और इधर तालिबान के भी 8 से 9 लड़ाके मारे गए। तो दोनों ही देशों ने एक दूसरे के सैनिकों को मारा, लेकिन अब डिप्लोमेटिक तौर पे भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। आज के टाइम में एक बड़ी अजीब बात यह होती है कि सेनाएं लड़ लेती हैं, लेकिन राजनेता आपस में प्यार से मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। जैसे मोदी साहब पहुंच गए थे बिरयानी खाने, आपने सुना था ना। अब सेम चीज़ आप सुनिए। इधर क्या हुआ कि जो ख्वाजा आसिफ हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने अफगानिस्तान में वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, जो कि अफगानिस्तान के दौरे पे वो जाना चाहते थे। लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि वीज़ा के लिए अप्लाई जब किया गया तो इनका वीज़ा रद्द कर दिया गया और कहा गया कि तुम एलिजिबल नहीं हो। अब आप सोच के देखिए कि अगर किसी देश के रक्षा मंत्री का वीज़ा कैंसिल किया जाए तो उस देश के रक्षा मंत्री का अपमान है, और रक्षा मंत्री के पास ही आर्मी का पूरा कंट्रोल होता है। तो ऐसे हाल में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग खींच सकती है। क्योंकि एक बार तो सऊदी अरब, कतर और ईरान ने आके सीज फायर करवाया। ईरान फ़ोन करता है अफगानिस्तान के पास और कहता है कि भाई जाने दो यार, क्यों फालतू मार रहे हो। इधर सऊदी ने भी पाकिस्तान से कहा कि देखो तुम्हारी इन फालतू की लड़ाइयों के लिए हमने तुमसे डील नहीं किया कि तुम कभी इधर भिड़ जाओ लाल सागर में हुतीस से, इधर तुम अफगानिस्तान से भिड़ जाओ, इसके लिए हमने तुमसे साइन नहीं किया। हाँ, किसी ने तुमको परेशान किया हो, किसी के साथ तुम्हारा कोई लफड़ा ना हो, फिर भी वो तुम पे अटैक करे, तो ऐसे हाल में हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ऐसे तुम सबसे भिड़ते रहोगे तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अच्छा, ये बात जब सऊदी अरब ने बोली तो फिर पाकिस्तान भी समझा कि भाई थोड़ा सा डाउन पड़ते हैं। सीज फायर हुआ। अगले ही सेकंड फिर जो ख्वाजा आसिफ है उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया। ये 2 बॉल पे 2 छक्के पड़े ही थे कि तीसरी बॉल पे अफगानिस्तान के जो इस समय फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्तकी, उन्होंने ऐसा छक्का मारा कि भाई पूरा स्टेडियम पार हो गया। बात इनसे हो रही थी कश्मीर के मुद्दे को लेके। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुद्दा चला था, वो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने महिलाओं को आने से मना कर दिया था, लेकिन फिर जब इनके ऊपर प्रेशर बनाया तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी नज़रें झुका लेता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि इनकी आंखें ऐसे झुकी हुई थी, महिलाएं सामने से बिना हिजाब में सवाल पूछ रही थी। तो इसी बीच किसी ने बड़ी खूबसूरत लाइन भी लिखी थी कि तुम अपने हिजाब उतार के अपनी तरबियत का परिचय दो, हम नज़रें झुका के अपनी तरबियत का परिचय देते हैं। बहरहाल ठीक है, जिसकी जो मर्जी वो करे, जो पहनना हो पहने, हम आप क्यों डिस्टर्ब करें। हाँ, मेन खबर ये है कि इसके बाद फिर क्या हुआ कि इनसे कश्मीर के मुद्दे पे जब सवाल पूछा गया तो आमिर खान मुत्तकी ने बड़े साफ तौर पे कहा कि कश्मीर तो भारत का है और कश्मीर के मुद्दे पे भारत को डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है और हम उसके साथ खड़े हैं। अब ये बात जब आमिर खान मुत्तकी ने बोली तो ये तो कोई जल रहा हो और उस पर ऐसे पानी छिड़क दो, तेल वाले जलने में तो पानी और उड़ता है और आग ऊपर उड़ती है। आप कभी छौंका मारते हुए देखिए। सेम सिचुएशन हुई इनके साथ, पाकिस्तान के साथ। इसके बाद अब बयान, धमकियाँ, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इन धमकियों का, इन बयानों का कोई मतलब नहीं बनता। खैर, ये तमाम चीज़ें इधर हुई। अगली खबर आप सुनिए। एक मैडम है मेलोनी। कहा जाता है कि औरतों की अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो औरतें ही हैं, मर्द नहीं है। मेलोनी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इनका कहना है कि अगर कोई इटली के अंदर बुर्का, हिजाब, नकाब या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे औरतों के शरीर को ढका जाए, पूरा कवर किया जाए, अगर कोई ऐसे कपड़ों में नजर आता है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। फाइन कितना वो आप जान लो, ज़्यादा नहीं, 300 यूरो से लेकर 3000 यूरो तक। और 300 यूरो का मतलब आप जानिए 26,000 रुपये, और 3000 यूरो का मतलब 2,60,000 रुपये। तो अगर कोई महिला सच में अब हिजाब पहनना चाहे, सच में नकाब ओढ़ना चाहे, तो वो नकाब, वो हिजाब आज उस महिला के लिए इटली में इतना महंगा हो गया है कि उसको 2.5-3 लाख रुपए फाइन के तौर पे देना पड़ेगा, वो भी 1-2 बार में। और इसके बाद अगर वो महिला फिर पकड़ती नजर आई तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब आप सोचिए, क्या इसको लेके इंटरनेशनल फोरम पे प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए? क्या कपड़े उतारने पे सजा हो तो समझ में आता है, कपड़े पहनने पे कैसी सजा? भाई कोई महिला नंगी घूमे, कोई आदमी नंगा घूमे, उस पे तो आप उसको फाइन लगाएं, वो तो समझ में आता है। मैं कहूँ कि भाई मैं कोट पहन के वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप कहें कि भाई नहीं, तुमको बनियाइन में बनाना पड़ेगा, तुमको गंजी में बनाना पड़ेगा, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी मर्जी। लेकिन इसी चीज़ को लेकर अब इटली में कानून पास हो गया कि 2,60,000 रुपए देने पड़ेंगे, वो भी एक बार, और अगली बार आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप सोच के देखिए कि इनकी सोच औरतों के लिए कैसी है। ये औरतों को नंगा देखना चाहते हैं, बिना कपड़ों के। वो जो बिकनी सेटअप होता है, जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होते हैं, उसमें
उसमें ये देखना चाहते हैं, ये इनकी सोच है। और अगर आप अपने आप को पाकीज़ा बना के रखना चाहती हैं तो भैया पैसे खर्च करो, और भी एक बार अगली बार आपको जेल में डाल दिया जाएगा। खैर, अब ये बात जब मैंने बताई तब बहुत सारे अंधभक्त मंडली के लोग अभी आएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या बोलेंगे, अच्छा तुमको बड़ी मुस्लिम महिलाओं की चिंता है, तुम्हारे लिए कौन मुसलमान आज तक बोला। अब उनके लिए एक खबर बताता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करूंगा, आपका टाइम ज़्यादा नहीं जाया करूंगा। खबर आप सुनिए। एक शख्स है, इनका नाम है सुफियान इलाहाबादी। सुफियान इलाहाबादी ये उम्रा करने गए हैं। उम्रा करने के दौरान इन्होंने काम किया। कौन सा काम? इन्होंने दुआ कर ली। किसके लिए? अपने वालिदैन के लिए? नहीं। किसी और के लिए? किसी गाज़ा फिलिस्तीन के लिए? नहीं। इन्होंने दुआ की जो प्रेमानंद महाराज हैं। प्रेमानंद महाराज जिनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर इंसान प्यार करता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी तोड़ने की बात नहीं की, जोड़ने की बात की। प्रेमानंद महाराज के लिए इन्होंने जाके उम्रा के मौके पर, सोचिए उस आदमी के लिए कितना बड़ा मौका था, वो कोई भी दुआ कर सकता था, कुछ भी मांग सकता था अपने परवरदिगार आलम से, लेकिन उस आदमी ने क्या मांगा कि मुझे जो मेरे देश का एक संत है, जो एक हिंदू संत है, उसकी उम्र लंबी हो चुकी है। इस समय जो प्रेमानंद महाराज है उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, इस वजह से डायलिसिस पे, उनकी उम्र भी हो चुकी है, और लोग ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो इस शरीर को छोड़ के ऊपर जाएंगे, यानी उनकी मौत हो सकती है साफ तौर पर अगर कहा जाए। ये शख्स सोचिए चला गया मदीना में दुआ करने। अब इससे ज़्यादा इस देश में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ सटके कैसे रहें, इससे ज़्यादा एक मुसलमान अपनी देशभक्ति और अपने भाईचारे का सबूत क्या दे। अब सुनिए इसमें नई कहानी। जैसे इसने दुआ की, इसको धमकी मिल गई। धमकी कहाँ से मिली इसके बारे में अब जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन आप सोच के देखिए कि संत की हिफाजत के लिए एक मुस्लिम दुआ करता है और उस पर भी उसको धमकी मिल रही है। तो अंधभक्त मंडली वालों, थोड़ा सा इसको यार गलत साबित करके दिखाओ। खैर, आप भी अगर चाहें तो इस वीडियो को अपने 4 दोस्तों से शेयर करें, उनको बताएं कि लड़ने से, बहुत कट्टर बनने से कुछ नहीं होगा। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, आप 30 दिन रोजा रखें, आप सारी शरीयत के कानून मानें, लेकिन मैं एक हिंदू हूँ, मैं आपके बगल भूखा सो गया, यकीन मानिए आपका सारा सवाब जाया हो जाएगा, सारा सवाब जाया हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। धर्म की लड़ाई में कभी मत पड़िएगा, जुड़ के रहिए। हम 800-900 सालों से जुड़ के ऐसे ही रहते आए हैं, कोई आज की बात नहीं है। सरकारों की या फिर किसी पार्टी की लड़ाई में मत आइएगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया खबरों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।